हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। और हम स्टार्टिंग से जानेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और कुछ जर्म प्लाज्म के बारे में बात करेंगे, जीन बैंक के बारे में बात करेंगे, सेंटर्स और डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे आज। और साथ में लास्ट में हम फ्लावर टाइप्स, पॉलिनेशन, ये सारी बातों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप सबने जो असाइनमेंट है फ्लावर की वो कंप्लीट कर लेनी है, और आज हम उसका जो ब्रॉड डिस्कशन है उस पर बात करेंगे। तो अगर आप लोग क्लास में आ चुके हो तो मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए। उसके बाद में हम अपना ये जो टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग का उसको स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने जो भी बेसिक्स हैं जेनेटिक्स के उनको हमने जी कंप्लीट कर लिया था, बेसिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीडिंग के बारे में। ठीक है, चलिए बताइए। अगर आप क्लास में आ चुके हो तो मुझे कंफर्मेशन फटाफट से दे दो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट से क्लास में आ गए हो तो कंफर्मेशन बाकी लोग भी दे दो। गुड मॉर्निंग महक, गुड मॉर्निंग दीपिका, कुणाल, मयंक, अग्रिमा, है ना? पहले क्लास से 1-2 मिनट पहले फोन पकड़ लिया करो हाथ में कि क्लास स्टार्ट होने वाली है, हम स्टार्ट कर देंगे, है ना? आपको पता है मैं ऑन टाइम हमेशा क्लास को स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ जी, हितेश गुड मॉर्निंग, श्रद्धा गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए। तो आज का टॉपिक हमारा है प्लांट ब्रीडिंग का, जिसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। और आज आपके लिए कुछ 3D मॉडल्स भी हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, हाँ जी, चलिए ठीक है। ओके देन, अगर आप सब आ गए हो पहले देख लेते हो कि कौन कौन आया है। अभी भी 4-5 लोग नहीं आए, 1 2 3 4 5 6, काफी सारे लोग नहीं आ रहे हैं भाई। क्यों? एग्जाम नहीं देना है? चलिए ओके। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो गया है। ओके, बेसिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे कि व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, आज के लेक्चर का बता रही हूँ, ओवरऑल नहीं बता रही। सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है। ठीक है जी। दूसरा हम बात करेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्यों हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, राइट। तीसरा हम बात करेंगे कि जर्म प्लाज्म एंड जीन बैंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, और उसके बाद में हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैं आपको ब्रॉड टॉपिक्स बता रही हूँ कि ये सारे टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। बहुत इजी है वैसे प्लांट ब्रीडिंग में। आपको एक बात बताऊं, आपने पहले भी बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, तो ये बहुत बहुत इजी टॉपिक है जो अभी का है। कुछ टॉपिक्स हाँ समझाने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, वो मैं आपको सारे समझाऊंगी। टॉपिक्स की आप टेंशन मत लो, जैसे मैंने जेनेटिक्स क्लियर किया था, टॉपिक्स भी सारे A to Z क्लियर करूंगी। जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं उनको हम फटाफट से अब कवर कर लेते हैं। देखो, पहली चीज क्या है हमारे पास में कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है कि कोई प्लांट है, हमने क्या करना है, प्लांट्स के ट्रेट्स को या प्लांट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हमने ऑल्टर करना है। ऑल्टर क्यों करना है? अपने फायदे के लिए ऑल्टर करना है। तो बेसिकली प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, ये एक आर्ट एंड साइंस है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स के ट्रेट्स में कुछ चेंजेस कर रहे हैं सो दैट हमारा बेनिफिट हो सके। तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे कि प्लांट ब्रीडिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हम कर रहे हैं ऑल्टर या हम कर रहे हैं कुछ जेनेटिक चेंजेस जिसकी वजह से हमें जो डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिलेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमें डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स प्लांट में मिलते हैं। तो ये हमारा प्लांट ब्रीडिंग क्या है, बेसिकली आर्ट एंड साइंस है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि हम डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या होंगी।
या मैं बोलूं कि हमारे पास में इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, तो आप लोग बताएंगे मुझे एक एक ऑब्जेक्टिव और मैं पिक करूंगी। आप बताएंगे मुझे एक एक ऑब्जेक्टिव कि क्या हो सकता है प्लांट ब्रीडिंग में, क्या कर सकते हैं हम। एक ऑब्जेक्टिव तो मैं बता देती हूँ, हम क्या बोलते हैं कि हायर यील्ड, कि अगर हमें यील्ड को इम्प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैं बोलती हूँ दूसरा, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ग्रेन क्वालिटी है, साइज बढ़ाना है ना, वेट बढ़ाना है किसी चीज का, तो क्वालिटी को हमने इम्प्रूव करना है। ठीक है। तीसरा हम क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस टू डिजीज, हमें अगर कोई डिजीज के लिए या पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है, आशीष ने बोल दिया क्वालिटी। इसके अलावा कुछ वेराइटीज का हमें मेच्योरिटी टाइम अगर अर्ली चाहिए, है ना, हमें वेराइटीज का जो टाइम है मेच्योरिटी का वो पहले चाहिए, मेच्योर वेराइटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मेच्योर वेराइटीज के लिए हम ब्रीडिंग करेंगे। हाँ जी हितेश बोले इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं बताओ, और क्या क्या ट्रेड हो सकते हैं बताइए। एक तो इम्प्रूव्ड क्वालिटी हो गया, एक हायर यील्ड हो गया, एक डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो गया, मैच्योरिटी ड्यूरेशन हो गया, हाँ जी मॉइस्चर स्ट्रेस हो गया, उससे बचाना है प्लांट को। ठीक है, एंड टॉलरेंस लिख देती हूँ आगे, मॉइस्चर स्ट्रेस एंड टॉलरेंस है। हाँ जी, और क्या क्या हो सकता है बताओ। अच्छा डॉफनेस का ट्रेड चाहिए, आशीष बोल रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, सही बोल रहे हो, राइट। या फिर हमें एक टाइम पे मेच्योरिटी चाहिए, यानी कि सिंक्रोनस मेच्योरिटी चाहिए, तो भी हम क्या कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। हाँ एरोमा के लिए भी कर सकते हैं, राइट, है ना, मतलब ट्रेड क्वालिटी में आ गया कि ट्रेड्स को हमने बढ़ाना है। ठीक है, और क्या हो सकता है बताइए। हाँ डिजायरेबल ट्रेड्स की बात करें, कौन कौन से डिजायरेबल ट्रेड है हमारे पास में। ठीक है, ओके। इसके अलावा देखो कई जगह पे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस का भी एलिमिनेशन करवाते हैं, इनको भी हम एलिमिनेट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथाइरस सटाइवस या खेसरी दाल की बात करें तो खेसरी दाल में एक आपका टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है BOAA, जो क्या करता है, पैरालिसिस करता है, तो उसका रिमूवल भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कंसीडर कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास में एलिमिनेशन है टॉक्सिक सब्सटेंस का, हम उसको कर सकें। ठीक है, उसके अलावा वेराइटीज फॉर न्यू सीजन, वेराइटीज फॉर न्यू सीजन, वेराइटीज फॉर न्यू सीजन का मतलब क्या है, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको हम खरीफ में उगाते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम उसको जैद में भी उगा पा रहे हैं, रबी में भी उगा पा रहे हैं, जैसे कि मेज की बात कर लो। ठीक है, तो हमारे पास में एक क्या आ जाएगा, वेराइटीज फॉर न्यू सीजन, नए सीजन के लिए कोई वेराइटीज लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में बहुत सारे ट्रेड्स हो सकते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। अब हमारे पास में कुछ और भी वर्ड्स हैं जो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। पहले इसी स्लाइड को यहाँ से खत्म कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। तो ये क्या कहता है कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, आपका आर्ट एंड साइंस है, जहां पे हम ऑल्टर कर रहे हैं जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट्स को और ट्रेड्स को, या फिर हम चेंज कर रहे हैं सो दैट हमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल सकें। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए जेनेटिक इंप्रूवमेंट कर रहे हैं प्लांट्स में। ठीक है, नाउ एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, कैसे हम प्लांट ब्रीडिंग में क्या क्या एक्टिविटीज है उनकी बात कर लेते हैं। हमारे पास में 5 एक्टिविटीज है। क्या, पहला हमें वेरिएशन लानी है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल अगर चेंज करना है तो वेरिएशन तो लानी पड़ेगी। दूसरा सेलेक्ट करना चीजों को। तीसरा इवेलुएट करना, देन मल्टीप्लाई करना एंड देन डिस्ट्रीब्यूट करना। नाम से ही पता चल रहा है क्या कि अगर हम ऑल्ट्रेशन की बात करें तो कहीं से तो वेरिएशन आनी चाहिए। वेरिएशन सबसे पहला रूल है इसका। वेरिएशन का आपका जो तरीका है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप म्यूटेशन कर रहे हो, चाहे कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हो। फर्स्ट क्या है हमारे पास में, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। अब एक बार वेरिएशन हो गया, वेरिएशन मतलब कि चेंज दिख रहा है हमें वहां पे इंडिविजुअल्स में, अब हम वहां से उन फिनोटाइप्स को जो हमारे डिजायरेबल फिनोटाइप्स है उनको हम चूज करेंगे। तो ये जो सिलेक्शन है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हमें जो हमने प्रोजनी में से जो फिनोटाइप है वो सिलेक्ट करनी है ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। तो हमारा जो बेस मटेरियल है ना वो सिलेक्शन से आ रहा है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने बोला है या घर वालों ने बोला है कि जाओ बाजार और बाजार से जाके कुछ फ्रूट्स लेके आओ, ठीक है। अब फ्रूट्स में आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे वैरायटी कौन कौन सी मार्केट में अवेलेबल है, और उन वेराइटीज में से भी आप अच्छे अच्छे फ्रूट्स को चूज करोगे, क्योंकि आगे जाके आपने घर जाके वही खाने हैं, है ना, गेस्ट आए हैं उनको देने, कुछ भी है। तो यहाँ पे भी क्या है ब्रीडिंग में कि आप पहले वेरिएशन कर रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ आप उसमें चेंजेस ला रहे हो किसी ना किसी प्रोसेस से, देन आप सिलेक्ट कर रहे हो कि किसको आप आगे लेके जाओगे, किसकी आपको आगे प्रोजेनिस चाहिए। एक बार आपने वेरिएशन के बाद में सिलेक्शन कर ली, फिर आप इवेलुएट करते हो। इवेलुएट में जो भी आपने नई सिलेक्टेड लाइन्स है उनको आप टेस्ट करोगे कि कैसी इसकी यील्ड है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी क्या ये उस पर खरी उतर रही है। तो हम चेक करेंगे कि कैसी इसके ट्रेड्स हैं, और क्या जो हमारे पास में अभी तक बेस्ट वेराइटीज हैं उनमें से अच्छी है ये या नहीं है। हम उसको कंपेयर किससे करते हैं कि मार्केट में बेस्ट कौन है। फॉर एग्जाम्पल कई बार आपने देखा होगा जब आप लोग स्कूल टाइम में होते थे, अभी ग्रेजुएशन वगैरह में तो ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत पहले क्या होता था जब आप स्कूल टाइम में होते थे, तो जब आपके मार्क्स आते थे, किसी भी टेस्ट में मार्क्स आते थे, तो हम यूजुअली क्या बोलते थे कि टॉपर के मार्क्स देखो, टॉपर के इतने मार्क्स है, 10 में से उसके 8 नंबर है, आपके 4 नंबर आ रहे हैं, है ना, ऐसा बोलते थे ना। तो आप कंपेयर किससे होते थे, बेस्ट टॉपर से कंपेयर करते थे आपको, तभी तो बहुत सारे बच्चे टॉपर से जलते थे, होता था ऐसा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्रीडिंग पर्पस है, हम जो इवेलुएशन कर रहे हैं वो हम बेस्ट से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अगर मार्केट में कुछ नया देना है, कुछ नई वैरायटी देनी है, या कुछ भी ऐसा ट्रेड को हमें बढ़िया बनाना है, हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले जो अवेलेबल है कहीं उससे भी अच्छी होनी चाहिए। अगर उससे अच्छी नहीं हुई तो फायदा क्या है, उससे अच्छा तो जो ऑलरेडी पड़ी है वही है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो कि बेस्ट से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और उसके बाद में जब हमने देख लिया कि यील्ड भी अच्छी आ रही है या सब कुछ अच्छा है, तो हम उसको क्या करेंगे जी, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, लार्ज स्केल पे करेंगे। और आपको पता है कि लार्ज स्केल में जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो सर्टिफाइड सीड बनता है ना, जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो अल्टीमेटली स्टेप वाइज मैनर में आपने सुना होगा, जैसे फाउंडेशन सीड बनता है, सर्टिफाइड सीड बनता है। तो इस तरह से क्या होगा कि एक स्टेप वाइज मैनर में आपका जो सीड है, सीड प्रोडक्शन उसका किया जाएगा। और अल्टीमेटली जब आपका सब कुछ सही चला गया बहुत सारे सालों के बाद में, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। फिर सीड को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, आशीष बोले मैं ही वो टॉपर था। अच्छा चलिए ठीक है, डन, यहां तक हो गया। चलिए नाउ अब यहां पे मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, दैट इज कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, या आगे करवाऊं, चलो यही करवा देती हूं। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। यानी कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है, ब्रिंगिंग द वाइल्ड फॉर्म अंडर ह्यूमन कंट्रोल। ठीक है जी, यही होता है डोमेस्टिकेशन, कि हमने क्या करना है, जो वाइल्ड फॉर्म है उसको हमने ह्यूमन कंट्रोल में लाना है, या फिर हमने ब्रिंग करना है वाइल्ड स्पीशीज को अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट बोल देते हैं, है ना, ब्रिंगिंग द वाइल्ड स्पीशीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट। ठीक है, स्पीशीज लिख देते हैं, वो ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है। ठीक है, स्पीशीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट, तो इसको हम क्या बोल देते हैं जी, डोमेस्टिकेशन बोल देते हैं। आपने सुना होगा डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। उसका मतलब है कि हम खुद ग्रो कर रहे हैं अपने सुपरविजन में। तो हमारे पास में एक वर्ड है डोमेस्टिकेशन। आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू यू। देखो अब मैं प्लांट ब्रीडिंग में भी बिल्कुल बेसिक से चल रही हूँ, तो मुझे आपकी तरफ से भी पूरा का पूरा रिस्पॉन्स चाहिए। रिस्पॉन्स इन द सेंस कि अच्छे से समझो, जहां नहीं पता चलता है वहां पे पूछो। ठीक है, चलिए यहां तक आपको पता चल गया, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब हम डोमेस्टिकेशन की बात करते हैं, तो डोमेस्टिकेशन में सबसे पहले डोमेस्टिकेशन किसकी हुई थी, सीरियल्स की। सीरियल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड। ठीक है, सबसे पहले जो डोमेस्टिकेशन हुई थी वो किसकी हुई थी, सीरियल्स की हुई थी। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपके सीरियल्स हैं, व्हीट एंड मेज, ये आपके सबसे पहले क्या हुए थे, डोमेस्टिकेट हुए थे। ठीक है,
सीरियल क्रॉप्स की सबसे पहले डोमेस्टिकेशन हुई थी, लिख लीजिए ये भी पॉइंट। और अगर हम यहाँ पे भी बात करते हैं सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन हमारे पास में दो टाइप का हो सकता है, वन इज आर्टिफिशियल एंड सेकंड वन इज नेचुरल। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन में कोई भी नेचुरल एजेंसी है उसका रोल रहता है, आर्टिफिशियल में हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल में हम लोग सेलेक्ट करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो नेचुरल फोर्सेस हैं, चाहे सॉइल है, चाहे कोई आपके एनवायरमेंटल फैक्टर है, उनका रोल रहेगा, जबकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हमारा यानी कि ह्यूमन का रोल है। ठीक है, यहाँ पे किसका रोल है, ह्यूमन का। यहाँ पे सॉइल, एनवायरमेंट एक्सेट्रा है ना, नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स एक्सेट्रा। ठीक है जी, इनका रोल यहां पे रहता है। नाउ अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं कुछ एक्टिविटीज इन प्लांट ब्रीडिंग, तो हमने खत्म कर लिया। अब आगे बात करते हैं, एक वर्ड रह गया उसको भी करवा ही देती हूं, एक्लीमेटाइजेशन। क्या होता है एक्लीमेटाइज करना? एक्लीमेटाइज करने का मतलब होता है अडेप्ट करना। ठीक है, एक्लीमेटाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को लेकर अडेप्ट करना। ठीक है, तो लिख लीजिए कि एक्लीमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेकर अडेप्ट करना। क्या बोल रहे हैं मैम, हरियाणा खेड़ियों का पता कहां से मिलेगा? सेशन खत्म होने दो, मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। ठीक है, सेशन कवर होने दो फिर बताती हूँ। चलिए, लिख लिया सबने यहां तक एक्लीमेटाइजेशन? लिख लिया? अब अडेप्ट लिख लिया, अब आगे लिख लो, अडेप्टेशन ऑफ अ वेराइटी टू द न्यू एनवायरमेंट। नए एनवायरमेंट को अडेप्ट करेगा जो भी नई वेराइटी है। ठीक है, राइट। धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल मतलब कि धीरे धीरे। ओके, थोड़े समय में। अच्छा, ओम प्रकाश ने लिखा, हाँ ग्रेजुअल मतलब कि धीरे धीरे अडेप्ट करोगे। ठीक है, दैट इज एक्लिमेटाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे हो, अब जब आपने स्टार्टिंग में मुझसे पढ़ा होगा, तो जिन्होंने पहली बार मुझसे पढ़ा होगा पूरी लाइफ में, तो आपको एक दो दिन लगे होंगे मेरा पैटर्न समझने में। पैटर्न समझने में मतलब कि मैम कैसे पढ़ाते हैं, क्या वो बोर्ड पे लिख के पढ़ाते हैं, क्या वो डायरेक्ट पीपीटी से पूरा कवर करवाते हैं, या मिक्स करके चलते हैं, जो भी है, या फिर कॉन्सेप्ट्स मुझे क्लियर करने हैं। तो आप अडेप्ट कर रहे थे तब धीरे धीरे, है ना, कि किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्या चीजें होती है। तो वैसे यहाँ पे भी क्या होता है कि जो प्लांट जिसको आपने नए एनवायरमेंट में डाला है, वो अडेप्ट कर रहा है नए एनवायरमेंट के लिए, है ना। जैसे नई कंडीशन उसको मिल रही है, नया एटमॉस्फेयर, नया टेम्परेचर। ठीक है, तो वो अडेप्ट कर रहा है। राइट, क्लियर है? ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, और आगे अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज दो मेजर, वैसे तो बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन मैंने आपको मेन दो ऐसी चीजें रख दी है सामने ताकि आप याद रखो। आगे हम बहुत सारी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी पढ़ेंगे। पहला हमारे पास क्या है, एमएस स्वामीनाथन के बारे में। सबको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में इनकी वजह से आया था, है ना। इनकी वजह से जो वीट की वेराइटीज थी, राइस की वेराइटीज थी, एवरीबडी नोज। दूसरा, सीटी पटेल की बात करें जो कि कॉटन ब्रीडर थे, और सीटी पटेल ने वर्ल्ड का पहला कॉटन का हाइब्रिड दिया था। अब आप मुझे बताएंगे वो किसका और किसका क्रॉस था? इंटरस्पेसिफिक, यानी कि आपके पास में दो स्पीशीज के बीच का क्रॉस। बताओ कौन सा क्रॉस था? वर्ल्ड का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा था जो कि सीटी पटेल ने दिया था? ठीक है, 1970 में सूरत कॉटन रिसर्च स्टेशन गुजरात से दिया था। बताइए। हाँ जी, किसको पता है? पता है तो बता दो, नहीं पता है तो फटाफट से मैं बता देती हूँ। ठीक है, हाँ जी, नाम क्या था फर्स्ट हाइब्रिड का?
बोलो मैम इतना बड़ा नाम है, हमें तो टाइप करने में ही बहुत टाइम लग जा रहा है। क्या बोल रहे हो आप? H4 टाइप करने में बहुत टाइम लग रहा है? बताओ भाई, आप कुछ बताते नहीं हो, पता है नहीं पता है। मुझे भी ना आपके साथ एक्लिमेटाइज होने में बहुत टाइम लग चुका है। हाँ ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड है। ओके, G67 इंटू अमेरिकन नेक्टरिलेस, ठीक है, इसका क्रॉस था। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक है ये। ठीक है, जी हर्सुटम का क्रॉस उनके बीच में था, और उसमें भी अगर हम बात करें G67 और अमेरिकन नेक्टरिलेस का क्रॉस था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो अब पढ़ लो। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट से, इंपॉर्टेंट है, फिर आगे बात करते हैं। लिख लीजिए। डन, आगे बात करें। नाउ अब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने बोला कुछ हिस्ट्री है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास है 1717 में, जहां पे आपको पता है थॉमस फेयरचाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। 1717 की बात करें तो थॉमस फेयरचाइल्ड ने डेवलप किया था वर्ल्ड का फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, जिसमें उन्होंने स्वीट विलियम और रेड कार्नेशन का क्रॉस किया था, और उन्हें जो मिला था उसका नाम रखा गया था फेयरचाइल्ड म्यूल। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड किसने बनाया था? फेयरचाइल्ड ने बनाया था। क्या नाम था? फेयरचाइल्ड म्यूल था। और किसका क्रॉस था? स्वीट विलियम एंड रेड कार्नेशन का क्रॉस था। ठीक है, ओके, राइट। गप्पे मारना बंद कर दो भाई, औरों को तो पढ़ने दो, आपने नहीं पढ़ना है खुद तो। बस अब कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ काम की बात होगी तो करेंगे, नहीं तो यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, प्लीज नो एक्स्ट्रा चार्ट्स, कोई फालतू की बात नहीं। ठीक है, सीरियस हो जाओ, एग्जाम आने वाला है। अगला 1766, जहां पे कॉलड्यूटर की बात करते हैं। ठीक है, कॉलड्यूटर ने क्या किया था? टोबैको में क्रॉसेस किए थे और हाइब्रिड बनाया था टोबैको का। कॉलड्यूटर ने टोबैको पे काम किया है, याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं 1800 की, जहां पे नाइट ने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की थी फ्रूट क्रॉप्स में। ठीक है, 1840 में कटोर ने, जॉन डे कटोर ने डेवलप किया था प्रोजेनी टेस्ट। ठीक है, अगला 1856 में विल मोरिन ने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेनी टेस्ट के बारे में और चीजें बताई थी, और इसको यूज किया था शुगर बीट में। ठीक है, 1890 में वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, रिम्पू ने बेसिकली जो वर्ल्ड का फर्स्ट मैन मेड सीरियल है, दैट इज ट्रिटिकेल, उसको डेवलप किया था। व्हीट एंड राई का क्रॉस है। ठीक है, क्या बोले मैम हिस्ट्री में याद नहीं रहता है? कोई बात नहीं अंशिका, हिस्ट्री में याद कैसे करना है देखो, यहां से जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूं ना, मैंने पूरी हिस्ट्री डाली नहीं ऑनेस्टली, आप सोचोगे मैंने सब कुछ डाल दिया, नहीं, मैंने सिर्फ वही पॉइंट डाले जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे आप देखोगे बहुत जगह पूछा जाता है फेयरचाइल्ड म्यूल किसने बनाया था, किसके क्रॉस से बनाया था। पहला फैक्ट आपका यहां पे आ गया। दूसरा, टोबैको के ऊपर साइंटिफिक हाइब्रिड किसने बनाया है, किसने काम किया है? कॉलड्यूटर ने काम किया है। इसके अलावा प्रोजेनी टेस्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जॉन डे क्यूटोर ने दिया है। इसके अलावा इसको यूज किसने किया था शुगर बीट के लिए? विल मोरिन ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है रिम्पाओ वाला, कि इन्होंने ट्रिटिकेल का क्या किया था? मैनमेड सीरियल बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो जो मैं हाईलाइट कर रही हूं, जहां पे मैंने स्टार लगाए, इनको जरूर पढ़ लेना, फैक्ट्स की तरह पढ़ो। ऐसा नहीं बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मेन ईयर्स, मेन फैक्ट्स आप याद रखिए, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, हिस्ट्री मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही यहाँ पे डाले, तो इंपॉर्टेंट वंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है जी, ओके, राइट। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए।
चलिए लिख लो फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं। ओके, लिख लिया। नाउ अब आगे बात करते हैं। अब आपको पता है यूगोडे वेरिस की बात करें, कॉरेंस की बात करें, टेशेमार्क की बात करें, हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था। नेल्सन एहले ने हमें इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन का मेथड दिया था, ठीक है। जोहानसन ने प्योर लाइन थ्योरी दी थी और टर्म प्योर लाइन भी इन्होंने दी है। ये जो मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूं, ये आगे जाके जब हम इनके मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे भी नाम आएंगे, इसीलिए बेटर है यहीं पे नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है। वहां पे अलग अलग पढ़ने से बेटर है यहाँ पे एक जगह पे हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है, उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जोहानसन ने जो स्पेलिंग ठीक कर लेना, जोहानसन ने जो थ्योरी दी है वो प्योर लाइन सिलेक्शन की थ्योरी दी है। डेवनपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने डोमिनेंस हाइपोथेसिस दिया था हेट्रोसिस के लिए, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट एंशल की बात करें, इन्होंने ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस दिया था मेज में। और जीएच शल की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले टर्म हेट्रोसिस दी थी हाइब्रिड विगर के लिए। ये क्वेश्चन भी बहुत जगह पूछा जाता है, ईस्टर्न शल का भी पूछा जाता है, ठीक है। जोहानसन वाला भी पूछा जाता है, नेल्सन एहले वाला भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो सारे मैंने जो पूछे जाते हैं ना फैक्ट्स, वही यहाँ पे हिस्ट्री में डाले हैं जो आपके काम के फैक्ट्स हैं, ठीक है। सारा वही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, बहुत एडिशनल नहीं है, काम की चीजें हैं सारी, ठीक है। चलो फटाफट से कर लो, फिर आगे बात करते हैं, है ना, नहीं तो आज हमारा वो रह जाएगा 3D मॉडल्स वाला कॉन्सेप्ट जो बहुत सारी चीजें मैं लाई हूं, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं। अब एक मेन चीज है, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। एनआई वेविलोव की बात करें, आपने पढ़ा भी होगा, कभी तो डिग्री में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा कहीं फैक्ट पढ़ा होगा। एनआई वेविलोव ने 8 सेंटर्स दिए थे और 3 सब सेंटर्स दिए थे ओरिजिन के, ठीक है। एनआई वेविलोव ने 8 मेन सेंटर्स दिए थे, 3 सब सेंटर्स दिए थे ओरिजिन के, ये हम पढ़ेंगे आज। कार्पेचेंको की बात करें तो इन्होंने इंटरजेनरिक हाइब्रिड दिया था, दैट इज रेफेनो ब्रासिका। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि रेफेनो ब्रासिका किसने डेवलप किया था और ये किसके बीच का क्रॉस है। कार्पेचेंको ने डिस्कवर किया था और ये रेडिश एंड कैबेज का क्रॉस है। अगला हमारे पास में है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टर्लिटी, रोड्स ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। सिंगल सीड डिसेंट मेथड सबसे पहले गोल्डन ने प्रपोज किया था, सिंगल सीड डिसेंट मेथड। और रिकरेंट सिलेक्शन जो टर्म है वो हल ने दी थी। तो ये सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें ही आपके सामने है, ठीक है, राइट। लिख लीजिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फटाफट से नोट कर लीजिए मेन, और उसके बाद में मैं आपको आगे करवाऊंगी चीजें, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं, राइट। ठीक है, अब हमारे पास में है 1964 एनी बॉर्लॉग डेवलप्ड हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट, ये सबको पता है। देन ग्रेफिस फर्स्ट अप्लाइड द सिंगल सीड डिसेंट मेथड ऑन ओट्स। सीटी पटेल डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड H4, जो मैंने अभी आपको बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइब्रिड्स पूछे जाते हैं। देखो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है इसका फर्स्ट हाइब्रिड कौन है, किसने किसको डेवलप किया, कौन सी थ्योरी किसने दी, पहली बार किसने क्या डिस्कवर किया, ठीक है। डेफिनेशंस ये यहां से पूछा जाता है पूरे एग्जाम्स में, तो मैं आपको साथ साथ में बताती रहूंगी टॉपिक वाइज। इक्रिसेट ने सबसे पहले वर्ल्ड का फर्स्ट पिजन पी हाइब्रिड बनाया था 1991 में, ICPH8, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मेल स्टर्लिटी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। ICPH8 किसका हाइब्रिड है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है जी। नाउ अब हमारे पास में ये, चलो मैं आपको बाद में करवाऊंगी, कुछ साइंटिस्ट और उनका कंट्रीब्यूशन रह गया, ये कुछ और है। अब ये देख लेते हैं
1956 में जो प्रोजेक्ट आया था दैट इज प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन, ऑयल सीड्स एंड मिलेट्स, जिसका नाम है पिरकॉम। पिरकॉम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन, ऑयल सीड्स एंड मिलेट्स। याद रखना फुल फॉर्म, ठीक है। और ये 17 सेंटर्स में स्टार्ट किया था थ्रू आउट द कंट्री। 1956 टू 7 के बीच में हमारे पास में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट आया था, AICRP। पूछा जाता है इसका ईयर। 1961 में सबसे पहले जो फर्स्ट हाइब्रिड है मेज का वो आपका रिलीज किया था AICRP ने। पूछा जाता है AICRP ने किसका सबसे पहले हाइब्रिड बनाया था, कौन से ईयर में बनाया था? तो 1961 में मेज के ऊपर काम किया था, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो पंतनगर नैनीताल उत्तराखंड में, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में समझ लेना है, यूके, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, ओके। चलिए यहां तक पता चल गया। ठीक है जी, 1957 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, ओके। राइट, कर लोगे तो बताना, फिर आगे करते हैं डिस्कस। फटाफट नोट कर लो ईयर्स को जो मैंने बताया वो सारा। ठीक है, नाउ अब आगे बात करते हैं। अब हमारे पास में है कि क्या क्या हमारे पास में डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिव्स देखो क्या है जो हमने डिस्कस किया कि कोई इकोनॉमिक कैरेक्टर अगर हमें डिजायरेबल चाहिए तो हम इसको यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ ट्रेड्स को, अगर क्वालिटी ट्रेड्स को हमने बढ़िया करना है, जैसे कि डॉफनेस, एक बच्चे ने बताया था कि सीरियल क्रॉप्स में डॉफनेस करेंगे ताकि लॉजिंग ना हो जाए। लंबी वेराइटीज में एकदम से लॉजिंग हो जाती है तो हम डॉफ वेराइटीज के लिए करेंगे। दूसरा सीड डॉर्मेंसी, ठीक है, तो सीड डॉर्मेंसी को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जैसे कि मैंने BOAA की आपको बात की थी, तो यहाँ पे आपको साथ में पूरी डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी। देन नॉन शैटरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कई बार जैसे मूंग बीन में हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, मूंग बीन में जो प्रॉब्लम है शैटरिंग ऑफ पॉड्स की प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, नॉन शैटरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को इंड्यूस करवा सकते हैं। सब चीजों की एक टाइम पे मैच्योरिटी होना जरूरी होता है हार्वेस्टिंग के लिए, ताकि आपको बार बार पिक ना करना पड़े, हार्वेस्ट ना करना पड़े। तो एक साथ मैच्योर होना, सिंक्रोनस मैच्योरिटी, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया नए सीजन के लिए वैरायटीज जो हैं वो लगाते हैं, जैसे कि मूंग बीन एंड ब्लैक ग्राम आर खरीफ सीजन क्रॉप्स एंड नाउ ग्रोन एज समर सीजन क्रॉप्स इन एडिशन टू द मेन खरीफ सीजन। इसके अलावा एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे इल्ड है, क्वालिटी है, रेजिस्टेंस है, अर्लीनेस है, डिटर्मिनेट ग्रोथ है, इनसेंसिटिविटी है, वाइडर अडेप्टेबिलिटी है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। कई बार हमारे पास में कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि जब आप मॉडर्न वेराइटीज बनाते हो तो एक तो जो जेनेटिक बेस है वो नैरो हो रहा है, कई बार कुछ हमें अनडिजायरेबल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, और कई बार वो माइनर डिजीज के लिए बहुत ससेप्टेबल हो जाता है जब आप मेजर डिजीज के लिए क्या कर लेते हो, रेजिस्टेंट वेराइटी बना देते हो। जैसे कि बोट्राइटिस सिनेरिया ग्रे मोल्ड, उसने चिकपी में एपिडेमिक कॉज किया था 1980 से 82 में इन पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान, ठीक है। जबकि ये बोट्राइटिस इतनी मेजर डिजीज नहीं है चिकपी की जितनी मेजर होनी चाहिए, ओके। नाउ अब हम लोग बात करेंगे आगे किसके बारे में, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में मुझे आपको यहां से थोड़ा थोड़ा काम देना है, बिकॉज ये हमारे जनरल टॉपिक्स हैं और ये आप और सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हैं,
है ना, जैसे हॉर्टिकल्चर वगैरह में ये सारी चीजें आप पढ़ते हो, ये आपके जनरल सब्जेक्ट्स हैं, जनरल टॉपिक्स हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको बहुत बेसिक करवा रही हूँ। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या क्या है, जैसे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ए सेक्सुअल में क्या होता है, ना मेल गैमीट बनेगा ना फीमेल गैमीट बनेगा। अल्टीमेटली जो हमारे पास में नए प्लांट बनेंगे या तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बनेंगे या तो फिर आपने सुना होगा कि एपोमिक्सिस से भी बनते हैं एम्ब्रियोज। तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो अंडरग्राउंड अगर हम बात करें मॉडिफाइड स्टेम्स की, ट्यूबर्स किस में प्रेजेंट होते हैं, पोटैटो में। बल्ब किस में होता है, अनियन में और गार्लिक में। ठीक है, राइजोम किस में होता है, जिंजर में और टर्मरिक में। और कॉम्स किस में होते हैं, जैसे कि ग्लैडियोलस में, अरवी में, इनमें कॉम्स पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्योंकि इन्होंने कहा है कि पोटैटो है और क्या है, पोटैटो में ट्यूबर्स हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो ये पोटैटो है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पोटैटो है। और यहां पे आप देख सकते हो कि कैसे ये अपने क्या करता है, ट्यूब बेसिकली नया प्लांट कैसे बनता है ट्यूबर से। ठीक है, देखो राइट, देख लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। राइट, तो यहां पे क्या होता है, आईज होती हैं, देख लिया। ठीक है, सो पोटैटो में क्या होता है, ट्यूबर्स में आईज होती हैं जो क्या करती है, अल्टीमेटली इसको नया प्लांट बनाने में मदद करती हैं। तो यहां पे देख सकते हो आप, राइट। चलिए अब बैक टू द बेसिक्स, और अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ओके, फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, ओके, राइट। नाउ अब आगे बात करते हैं। अगला हमारे पास में है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, ये वाली स्लाइड ओके फाइन। ठीक है, यहाँ पे ये ना पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने इसको आगे शिफ्ट कर दिया था। चलो इसको मैं ना यहाँ से हटा देती हूँ, आगे तो दिया ही है क्योंकि यहाँ पे पूरा दिखना नहीं था। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं 2 मिनट दो मुझे, अभी रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपको मैंने सेंड नहीं किया उसको ना, चलो करती हूँ, थोड़ी देर में सेंड करती हूँ। चलो जी, ये तो हमारा हो गया जी टॉपिक ये वाला। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। सब एरियल में जैसे कि रनर्स आते हैं, सकर्स आते हैं, स्टोलन्स आते हैं। देन bulbils, bulbils are the modified flowers that directly grow into the plants without fertilization and produce seeds. bulbils जो होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस का। एपोमिक्सिस क्या होता है आज के लेक्चर में हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो bulbils होते हैं वो आपके एपोमिक्सिस से बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल गार्लिक्स की अगर हम बात करें, नेचुरल bulbil है। ठीक है, कार्डिमम है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसे कि कटिंग है, बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, ये सारा आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे जर्म प्लाज्म के बारे में। और जब हम जर्म प्लाज्म के बारे में बात करेंगे, इससे डरना मत, हमें कुछ टर्म्स को पता होना चाहिए। तो टर्म्स के लिए हमें पहले कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी ताकि हम जर्म प्लाज्म के टॉपिक को पूरा कवर कर सकें। तो सबसे पहले तो जर्म प्लाज्म का टॉपिक देख लेते हैं कि भाई जर्म प्लाज्म में क्या क्या डेफिनेशंस हैं। ठीक है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं और उसके बाद में हम पूरा टॉपिक जर्म प्लाज्म का कवर कर लेंगे। जेनेटिक रिसोर्स होता क्या है,
जितना भी हेरिडिटरी मटेरियल है उसको हम इकट्ठा क्या बोल देते हैं, जर्म प्लाज्म बोल देते हैं। तो अगर आप बात करते हैं जर्म प्लाज्म की जेनेटिक रिसोर्स की, हम एक ही बात बोल सकते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले है जेनेटिक रिसोर्स। जेनेटिक रिसोर्स क्या होता है कि जितना भी सम टोटल ऑफ जीन्स है, जितना भी आपके जीन्स हैं उनको हम जेनेटिक रिसोर्स बोल देते हैं। सबसे पहले टर्म आपकी फ्रैंकल ने दी थी। दूसरा हमारे पास में है जीन पूल। जीन पूल क्या होता है कि जितने भी अलग अलग एलील्स हैं हमारे पास में स्पीशीज में, उसका जो सम है, जितने भी जीन्स हैं जिनमें जो भी एलील है उसका जो टोटल सम है उसको हम क्या बोल देते हैं, जीन पूल बोल देते हैं। सो जीन पूल क्या होता है कि जितने भी डिफरेंट एलील्स हैं हमारे स्पीशीज के, उसके सम को हम जीन पूल बोल देते हैं। अगला जर्म प्लाज्म, द सम टोटल ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। जितने भी हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी कि जितने भी एलील्स हैं, जो भी जीन्स हैं, सबको इकट्ठा मिला के हमारे पास में कोई क्रॉप है, कोई वाइल्ड स्पीशीज है, सबको इकट्ठा मिला के हम जर्म प्लाज्म बोल देते हैं। और ये आपका कंजर्वेशन में और ब्रीडिंग में आगे यूज होता है। तो बेसिकली जेनेटिक रिसोर्स भी क्या है, सारे जीन्स के लिए एक टर्म दे दी। फिर जीन पूल में हमने बोला चलो एलील्स की बात भी साथ में कर लेते हैं। जर्म प्लाज्म में हमने बोला कि सारा हेरिडिटरी मटेरियल जितना भी है, चाहे वो आपका अभी की स्पीशीज में, चाहे वो आपका वाइल्ड स्पीशीज में, जिसको हम आगे कंजर्व भी कर सकते हैं, आगे ब्रीडिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, उस सारे को हमने क्या टर्म दे दी, यहाँ पे जर्म प्लाज्म टर्म दे दी। क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? ये जो टर्म जर्म प्लाज्म है ये विस्मान ने दी है, ठीक है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जो टर्म जर्म प्लाज्म है ये विस्मान ने दी है, ठीक है जी। कब दी थी? 1883 में। कब दी थी? 1883 में। अब बात करते हैं आगे, जीनोम क्या होता है। तो जीनोम होता है आपका कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, कंप्लीट सेट की हम जब बात करते हैं उसको हम जीनोम बोलते हैं। दूसरा जीनोटाइप। अब एक इंडिविजुअल में कैसा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम जीनोटाइप बोल देते हैं। किसी भी इंडिविजुअल का, हमने अभी पढ़ा था जेनेटिक्स में भी, एक्लिमेटाइजेशन अभी पढ़ा कि एडजस्ट हो रहा है प्लांट, है ना, जैसे आप लोग एडजस्ट हुए हैं, हम लोग आपके साथ एडजस्ट हो रहे हैं, तो दैट इज एक्लिमेटाइजेशन। अगला है हमारा एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या होता है कि किसी चीज का परमानेंट खत्म हो जाना, उसको हम एक्सटिंक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा, बहुत सारी स्पीशीज आपने एक्सटिंक्ट सुनी होंगी, या ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, दैट मीन्स खत्म होने वाली है, ठीक है। अगला हमारे पास में है इंट्रोग्रेशन। इंट्रोग्रेशन क्या होता है कि कुछ जीन्स का ट्रांसफर होता है एक स्पीशीज से पूरे के पूरे डिप्लॉयड क्रोमोसोम में, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के पास में ऑलरेडी अपना डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, फिर भी कुछ जीन्स आपके वहां से ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे में, ठीक है। अगला है जेनेटिक इरोजन। धीरे धीरे जो आपका जीन्स का वेरिएबिलिटी खत्म हो रही है, या हम बोलें कि वाइल्ड स्पीशीज से जीन्स जो खत्म हो रहे हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, जेनेटिक इरोजन। जेनेटिक मतलब कि जीन्स का मिटना, खत्म होना, इरोजन तो आप समझते हो, ठीक है, दैट इज जेनेटिक इरोजन, ठीक है यहां तक, राइट। चलिए अब बात करते हैं आगे कि कौन कौन से हमारे पास में जर्म प्लाज्म होते हैं। आप सबने सुना होगा लैंड रेसेस के बारे में, ऑब्सोलीट कल्टीवार्स के बारे में, मॉडर्न कल्टीवार्स के बारे में, एडवांस्ड ब्रीडिंग लाइंस के बारे में। बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले तो जितना भी हेरिडिटरी मटेरियल है उसका जो टोटल सम है दैट इज नोन एज जर्म प्लाज्म, उसको हमने जर्म प्लाज्म बोल दिया। अदर वर्ड्स में जीन पूल क्या होता है, होल लाइब्रेरी ऑफ डिफरेंट एलील्स ऑफ अ स्पीशीज, ठीक है। जीन पूल और जर्म प्लाज्म एक बेसिक मटेरियल है जो प्लांट ब्रीडर ने यूज करना है डिजीज के ब्रीडिंग के ब्रीडिंग प्रोग्राम में, है ना, अपनी ब्रीडिंग प्रोग्राम में। नाउ अब हम बात करेंगे कि लैंड रेसेस हमारी क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूं कि जो हमारी सबसे पुरानी
या सबसे प्रिमिटिव जो हमारे पास में कल्टीवार्स हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, लैंड रेसेस बोल देते हैं। और ये जो लैंड रेसेस हैं ये क्या है, स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ठीक है, लैंड रेसेस क्या है, स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। बहुत सारे वाइल्ड जीन्स यहाँ पे पाए जाते हैं जिनको हम आगे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो लैंड रेसेस में क्या होता है, ब्रॉड लैंड रेसेस में क्या होता है, ब्रॉड जेनेटिक बेस। ठीक है, लैंड रेसेस में क्या होता है, ब्रॉड जेनेटिक बेस। ठीक है, राइट। तो जो भी हमें जीन्स चाहिए, रेजिस्टेंस के जीन्स चाहिए, या हमें कोई क्वालिटी का कोई ट्रेट के हमें कोई मेजर जीन चाहिए, तो वो जीन हम क्या करते हैं, उन वेराइटीज से ले सकते हैं। राइट, तो लिख लो लैंड रेसेस के जो मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए उसको फटाफट से लिख लो। ठीक है, राइट। बोने कल्टीवार क्या होता है, कल्टीवेटेड वैरायटी, 2 वर्ड से मिला है, कल्टीवेटेड प्लस वैरायटी। ठीक है, जो वैरायटी हम लगाते हैं। राइट, ठीक है जी। अब ये आपकी लैंड रेसेस क्या होती हैं, ये आपकी किसी भी कंडीशंस में अडेप्ट कर जाती हैं, कहीं पे भी ग्रो कर मतलब कर जाएंगी, वाइड अडेप्टेशन है इनकी, बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो। और इनका प्रॉब्लम क्या है कि कई बार हमें इसमें डिजायर्ड यील्ड नहीं मिल पाती। जेनेटिक बेस इनका बहुत ब्रॉड है, बहुत सारी चीजों के लिए रेजिस्टेंट है और बहुत अडेप्ट हैं, बढ़िया तरीके से अडेप्ट हैं। बस एक चीज है कि जो हमें डिजायर्ड यील्ड है मान लो वो यहां से नहीं देखने को मिल रही, लेकिन जो कैरेक्टर्स इसके पास में, उन कैरेक्टर्स को हम कहीं से तो कंबाइन कर सकते हैं और नई वेराइटी तो डेवलप कर सकते हैं ना। तो क्या बोलता है, land races are the primitive cultivars which are selected and cultivated by the farmers for many generations. They are not deliberately bred like modern cultivars. जैसे कि अभी आप modern cultivars को यूज करते हो वैसे इनको नहीं कल्टिवेट किया जाता। Land races have high level of genetic diversity which provide them high degree of resistance to biotic and abiotic stresses. Biotic stress refers to the hazards of disease and insects, whereas biotic stress means abiotic होगा, whereas abiotic stress means drought, salinity, cold, frost. ठीक है, उन्होंने बताया biotic stress और abiotic के लिए ये क्या है, हाई डिग्री इनकी क्या है, रेजिस्टेंस की है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जो बायोटिक स्ट्रेसेस हैं वो क्या है आपके, जैसे कि हजार्ड्स हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, और एबायोटिक में जैसे कि आपके ड्रॉट सैलिनिटी है उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और बायोटिक में जो भी लिविंग फैक्टर से होता है। ठीक है, लैंड रेसेस हैव pure genetic base, not pure, broad genetic base, and which provides them with the wider adaptability, जिसकी वजह से इनकी जो adaptability है वो क्या है, wider है। ठीक है जी, ओके, लिख लो फटाफट से। हाँ भाई, प्लांट ही है। जर्म प्लाज्म में हमने क्या बोला, जितना भी हमारा सम टोटल ऑफ जेनेटिक जो भी हेरिडिटरी मटेरियल है, तो उसमें आपके प्लांट्स भी तो आएंगे ना। तो ये आपके ट्रेडिशनल हैं जो आप जनरेशन से चलाते आ रहे हो, ट्रेडिशनल प्लांट्स हैं। ठीक है, जिनका ब्रॉड जेनेटिक बेस है। ठीक है, प्लांट्स की बात करें, कल्टीवार्स की बात करें। ठीक है, जो आप वेराइटीज को कल्टीवेट कर रहे हो, लिखा तो मैंने कल्टीवेटेड वेराइटी, राइट। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे ऑब्सोलीट कल्टीवार्स की। ऑब्सोलीट कल्टीवार कैसे होते हैं, जिनको एक टाइम पे ग्रो किया जाता था लेकिन अब उनको ग्रो नहीं किया जाता है। तो दीज आर दी इंप्रूव्ड वेराइटीज ऑफ रिसेंट पास्ट। ठीक है, यानी कि
अभी अभी जो वैरायटीज आपने पास्ट में इंप्रूव की थी लेकिन वो पहले आपकी पॉपुलर थी, अब उनको रिप्लेस कर दिया गया है नई वैरायटी के साथ में। फॉर एग्जाम्पल K68 वीट की वैरायटी है, K65 है, ये आपकी पहले ट्रेडिशनल टॉल वैरायटीज थी, लेकिन बाद में जब आपकी ड्वार्फ वैरायटीज आई तो इनको रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो ट्रेडिशनल वाले आपके लैंड बेसिस हैं। अब क्या हुआ, मान लो लैंड बेसिस में आपने कुछ इंप्रूवमेंट कर दी, आपने नए कल्टीवार बना दिए, वो हुए ऑब्सोलीट कल्टीवार। अब क्या हुआ, आपने उनको ग्रो करना बंद कर दिया, तो वो है ऑब्सोलीट कल्टीवार। कि आपने क्या किया, कुछ वैरायटीज को इंप्रूव किया, जब आपको दिखा कि नई अच्छी वैरायटीज और आ गई हैं जिसके कैरेक्टर्स और बेटर हैं, जैसे इनमें आपके पास में पहले टॉल वैरायटीज ग्रो करते थे, फिर क्या किया, उनको पता चला कि नहीं टॉल नहीं, अभी तो हमारे पास में जो हाई इल्डिंग ड्वार्फ वैरायटीज आ गई हैं, तो हमने क्या किया, टॉल वाले को ग्रो करना बंद कर दिया और अल्टीमेटली हमने क्या किया, ड्वार्फ वाली वैरायटीज को, छोटे साइज वाली वैरायटीज को लगाना शुरू कर दिया। तो ये हमारे क्या हो गए, ऑब्सोलीट कल्टीवार, जिनको अब ग्रो नहीं करते, लेकिन ये पहले की बड़ी पॉपुलर वैरायटीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे मूवीज, कौन कौन देखता है, सारे देखते हैं। कुछ ऐसे एक्ट्रेस होंगे जो आपके पहले के बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस होंगे, लेकिन अब उनकी जगह नए एक्ट्रेस या नए एक्टर्स आ गए, तो जो आपके पहले वाले जो अब नहीं आते मूवीज में, वो ऑब्सोलीट कल्टीवार्स हो गए। ठीक है, और जो अब वाले हैं उनको हम मॉडर्न कल्टीवार्स बोल देंगे। ठीक है, क्लियर है, प्लांट्स की बात कर रही हूं यहां, क्या बोलते हैं। ठीक है, कि these varieties are well known for their attractive grain color and चपाती मेकिंग क्वालिटी। अब इन वेराइटीज को हम लेकिन कल्टीवेट नहीं करते क्योंकि हमारे पास में बेटर ऑप्शंस हैं। क्लियर है, ऑब्सोलीट कल्टीवार सबको समझ में आया, कुछ वैसा टफ तो इसमें है नहीं। अगला है मॉडर्न कल्टीवार, मॉडर्न मतलब कि अभी के टाइम के। ठीक है, तो मॉडर्न कल्टीवार्स में क्या होता है कि ऐसी वैरायटीज जो हाई यील्डिंग वैरायटीज है, जिनको अब हम यूज करते हैं, जिनका पोटेंशियल बहुत हाई है, उनको हम क्या बोल देते हैं, मॉडर्न कल्टीवार्स बोल देते हैं। ठीक है, यील्ड पोटेंशियल अच्छा है, यूनिफॉर्मिटी अच्छी है, उनको मॉडर्न कल्टीवार बोलते हैं। ठीक है, दिल पे मत लेना ये वाली बात, ये आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल बोला था, है ना। चलिए, यहां तक सबको क्लियर हुआ मॉडर्न कल्टीवार क्या होता है, क्लियर टू एवरीवन। चलिए फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, नाउ एडवांस्ड ब्रीडिंग लाइंस। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में प्लांट्स हैं उनसे कुछ प्लांट्स आगे बनाते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, एडवांस्ड ब्रीडिंग लाइंस बोल देते हैं। एडवांस्ड ब्रीडिंग लाइंस में क्या होता है कि जो जेनेटिक बेस है वो नैरो हो जाता है, क्योंकि देखो जैसे लैंड ब्रेसेस में तो कितने सारे जीन्स पड़े थे ना, एडवांस में हमने सेलेक्ट किया जीन्स को, तो जो जेनेटिक बेस है वो नैरो हो जाता है, लेकिन जो जीन्स होते हैं वो बड़े काम के होते हैं। ठीक है, क्वालिटी मैटर्स बोलते हैं ना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो यहां पे क्या होता है, बहुत सारी जीन्स तो नहीं है लेकिन क्वालिटी वाले जीन्स प्रेजेंट जरूर हैं। सो एडवांस्ड ब्रीडिंग लाइंस, द pre-released plants which have been developed by plant breeders for use in the modern scientific plant breeding are known as advanced lines, cultures and stocks. Wild form of cultivated species are available in crop plants. Such crop plants have high degree of resistance to biotic and abiotic stresses and are utilized in the ब्रीडिंग प्रोग्राम्स फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। ये क्या बोल रहा है कि जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग की, तो और हम बात करते हैं एडवांस ब्रीडिंग लाइंस की, ब्रीडर ने कुछ लाइंस बनाई हैं यूज के लिए, प्लांट लाइंस बनाई हैं, और ये जो वाइल्ड फॉर्म है ये आपके क्रॉप प्लांट्स के लिए अवेलेबल है। और ये जो आपकी अल्टीमेटली हमने जो यहाँ पे लाइंस बनाई हैं, इनको आगे यूज किया जाता है फर्दर बाकी इंप्रूवमेंट ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये आपकी जो ब्रीडिंग लाइंस है, ये लाइंस है या फिर पॉपुलेशन है विच इज डेवलप्ड इन ब्रीडिंग प्रोग्राम, डेवलप्ड इन ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है जी, राइट, सिंपल सी भाषा में बोलें तो। ओके, ठीक है, चलिए आगे बात करें।
अब बात करते हैं जीन पूल कॉन्सेप्ट के बारे में। जीन पूल कॉन्सेप्ट क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ जितने भी जीन्स हैं और जितने भी एलील्स हैं जो कि आपके एक दूसरे के साथ में हाइब्रिडाइजेशन कर पाए। तो जीन पूल में हम बात करते हैं जीन्स की और एलील्स की जो कि आपके एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइज कर पाते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? जीन पूल बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं जी? जीन पूल बोल देते हैं। ठीक है, राइट। अब जीन पूल के कॉन्सेप्ट की हम बात करें, कॉन्सेप्ट दिया था हार्लन एंड डे वेट ने। ठीक है, जीन पूल का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था हार्लन एंड डे वेट ने। कब दिया था जी? 1971 में दिया था। कब दिया था? 1971 में दिया था। ठीक है, ठीक है। टर्म जो है वो दी थी डॉबझांस्की ने। ठीक है, टर्म जीन पूल किसने दी थी? डॉबझांस्की ने। कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हार्लन एंड डे वेट ने। और जो टर्म दी थी वो इन्होंने 1951 में दी थी और ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1971 में आया। ठीक है, राइट। नाउ जीन पूल में आपने सुना होगा कि हमारे पास में 3 टाइप के जीन पूल होते हैं, प्राइमरी जीन पूल, सेकेंडरी जीन पूल एंड टर्शियरी जीन पूल। अच्छा, ये स्लाइड ओके। ठीक है, ओके। एक पीछे रह गया वाइल्ड रिलेटिव्स का। तो वाइल्ड रिलेटिव्स तो आपने सुना ही होगा। जीन पूल पे फिर आते हैं। वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं जो नेचुरल अकरिंग प्लांट्स होते हैं जिनके पास में कुछ कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं। तो प्लांट्स के जो कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं उसको हम वाइल्ड रिलेटिव्स बोल देते हैं। ठीक है, इनमें भी आपके जो वाइड रेंज ऑफ जीन्स होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम यहीं पे किसके ऊपर? जीन पूल के ऊपर। यहाँ पे जीन पूल कर देते हूँ। ठीक है, इसी को हम जीन पूल कर देते हैं, नाम यही दे देते हैं सेम। ठीक है, यहां पे जीन पूल दे देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जीन पूल के बारे में। तो हमारे पास में एक प्राइमरी जीन पूल होता है, एक सेकेंडरी जीन पूल होता है, एक टर्शियरी जीन पूल होता है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में यहां से कैसे आता है कि बताओ कौन से जीन पूल में अगर हाइब्रिडाइजेशन होगी तो सारे के सारे इंडिविजुअल फर्टाइल होंगे, कौन से जीन पूल में हाइब्रिडाइजेशन होगी आधे फर्टाइल होंगे आधे स्टेराइल होंगे, कौन से जीन पूल में हाइब्रिडाइजेशन होगी तो सारे के सारे स्टेराइल होंगे। ये आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास है प्राइमरी जीन पूल। प्राइमरी जीन पूल आपका क्या होता है? प्राइमरी जीन पूल में आपके ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जो एक ही स्पीशीज के होंगे या फिर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के होंगे। तो अगर वो एक स्पीशीज के हैं या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के हैं तो उनमें इंटरमीडिएट डिजीज होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप हो या आपके दोस्त लोग हैं, आप लोग सारे एक ही स्कूल में जाते हो या एक ही कॉलेज में जाते हो, तो आप सारे क्या होंगे? क्लोजली रिलेटेड होंगे और आप सब की जो बॉन्डिंग होगी, कंपैटिबिलिटी होगी वो अच्छी खासी होगी। यहां पे भी ऐसा है कि जो हमारे पास में सेम स्पीशीज में है या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं वो आपके कंप्लीटली फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाती है। कंप्लीटली फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, इंटरमेटिंग पे वो बिल्कुल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो आपका जीन पूल है इसमें जो क्रॉसिंग होती है वो बहुत इजी होती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि क्रॉसिंग किसमें इजी होती है? जीन पूल 1 में क्रॉसिंग इजी होती है और इसी में आपके जो हाइब्रिड्स बनते हैं वो जी फर्टाइल हाइब्रिड्स बनते हैं, उसमें फर्टाइल हाइब्रिड्स बनते हैं। ठीक है, तो या तो वो सेम स्पीशीज के प्लांट्स होंगे या तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के प्लांट होंगे। ठीक है, राइट। अगला हमारे पास में है सेकेंडरी जीन पूल। अब पहले वाले में इजी थी और सेकेंडरी वाले में क्या होगा कि ये प्लांट्स ऐसे होंगे जो अल्टीमेटली आपके पहले में फर्टाइल बन रहे थे, इसमें पार्शियली फर्टाइल बनेंगे, पार्शियली फर्टाइल बनेंगे। तो इसमें क्या होता है? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं लेकिन इसमें जो क्रॉसिंग होती है उसकी वजह से हमें पार्शियल फर्टिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, और ट्रांसफर जो होता है वो पॉसिबल होता है, यानी कि जो जीन ट्रांसफर है
वो यहाँ पे पॉसिबल होता है, लेकिन डिफिकल्ट होता है, फर्स्ट वाले में इजी होता है, फर्टाइल बनेंगे। सेकंड वाले में पॉसिबल है लेकिन डिफिकल्ट है, हाफ फर्टाइल बनेंगे, पार्शियली फर्टाइल बनेंगे इंडिविजुअल्स। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो यहां पे डिफिकल्ट क्यों होता है? ड्यू टू प्लॉइडी लेवल डिफरेंट होंगे या फिर क्रोमोसोमल एब्रेशंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, प्लॉइडी लेवल डिफरेंट होंगे, क्रोमोसोमल एब्रेशंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तभी यहां पे क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। ठीक है जी, राइट। हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होती है? डिफिकल्ट होती है। ठीक है, बट पॉसिबल होती है। फर्स्ट वाले में क्या था? इंटरमेटिंग इजी थी, इसमें क्या था? इंटरमेटिंग इजी थी। ठीक है, तो अगर आप इसको क्रॉस करवाओगे जीन पूल 2 को जीन पूल 1 से या जीन पूल 3 से, तो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन में डिफिकल्टी आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास में प्लॉइडी लेवल का डिफरेंस आता है। जी पे 1 है ना? अच्छा, क्या लिखा है? कंसिस्ट ऑफ स्पीशीज क्लोज रिलेटेड टू दोस क्रॉस विद देम टू प्रोड्यूस फर्टाइल। और यहाँ पे आपका ये आएगा, ये फर्स्ट वाले में होती हैं, जो क्लोजली रिलेटेड होती हैं वो आपकी फर्स्ट वाले में होती हैं। ठीक है, राइट। ठीक है जी, तो जीन पूल 1 वाले को जीन पूल 2 में अगर आप हाइब्रिडाइजेशन करवाओगे तो उसमें फर्टाइल हाइब्रिड्स नहीं बनेंगे, पार्शियली फर्टाइल बनेंगे। ठीक है, इस लाइन से कंफ्यूज मत हो, इसको हटा दो या तो। ठीक है, ऐसे याद रखना, फर्स्ट वाले में क्लोज रिलेटेड स्पीशीज होती हैं। ठीक है, राइट। या ऐसे याद रखना, जीन पूल 2 और 1 को अगर आप करोगे तो वो आपका पॉसिबल है लेकिन डिफिकल्ट है। इंटरमीडिएट जीन पूल 1 में इजी होती है। ठीक है, नाउ जीन पूल 3 वाले को अगर आप 1 के साथ करोगे तो क्या होगा? नाउ अब हम बात करते हैं जीन पूल 3 को। तो जीन पूल 3 की अगर हम बात करते हैं, इसका क्रॉस अगर आप 1 के साथ में करवाओगे तो हमें क्या मिलेगा? स्टेराइल हाइब्रिड्स। तो हमें क्या मिलेगा? स्टेराइल हाइब्रिड्स। ठीक है, द जेनेटिक मटेरियल विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल हाइब्रिड्स ऑन क्रॉसिंग विद प्राइमरी पूल इज कॉल्ड टर्शियरी जीन पूल. It includes material which can be crossed with GPV, but the hybrids are sterile. ठीक है, स्पेशल टेक्निक्स की जरूरत होती है। तो क्या हुआ? कुछ मटेरियल था हमारे पास में, उसको हमने क्या किया? प्राइमरी जीन पूल के साथ में क्लोज रिलेटेड स्पीशीज के बीच में क्रॉसिंग हो गई। ठीक है, उनके बीच में क्रॉसिंग होगी, तो इंटरमीटिंग इजी थी बेसिकली। देन जब हमने जीन पूल 2 के साथ में क्रॉसिंग करवाने की कोशिश की किसी मटेरियल के प्राइमरी जीन पूल से, तो हाइब्रिडाइजेशन डिफिकल्ट थी, पॉसिबल थी लेकिन डिफिकल्ट थी, और जो पार्शियली फर्टाइल आपको हाइब्रिड्स मिले। अब 3 वाले की अगर 1 के साथ में मेटिंग करवाओगे तो वहां पे हाइब्रिड्स आपको स्टेराइल मिलेंगे। ठीक है, राइट। तो ये आपका जीन पूल का कॉन्सेप्ट था। और अब हम बात करने वाले हैं आगे जर्म प्लाज्म कलेक्शन के बारे में, कि जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे जब हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन की बात करते हैं तो इसी को हम जीन बैंक भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें आप लार्ज नंबर ऑफ लाइंस की बात करते हो। ठीक है, तो यहां पे जब हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन की बात करेंगे तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन में हम क्या बोलते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ लाइंस है, वेराइटीज है, या फिर वाइल्ड प्लांट्स हैं, वो सारे आपके किस में आते हैं? जर्म प्लाज्म में आते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि हम इंस्टीट्यूट्स पढ़ते हैं, किसका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ना, जैसे कि IRRI है, ये सारे इंस्टीट्यूट्स हम अलग अलग टाइप के पढ़ते हैं ना। क्या आपने ये इंस्टीट्यूट्स पहले पढ़े हैं? तो मुझे बताइए, अगर पढ़े हैं तो ठीक है, पढ़े होंगे कभी तो। किसका रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, किसका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, पढ़ा है ना? बताइए फटाफट से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। बस 1 मिनट दो मुझे, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे।
ठीक है, फिर हमारे पास में वेविलोव वाला पॉइंट बचा, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी बचा, आज भी नहीं हो पाएगा वो वाला टॉपिक। पैरेलल वेरिएशन, जीन सेंचुरी, अब फटाफट करवाती हूँ, ठीक है। जीन बैंक, ओके ठीक है। एपोमिक्सिस, ओके फाइन। चलिए एपोमिक्सिस तक तो कंप्लीट कर ही लेते हैं अपना टारगेट आज का, ठीक है। चलो जस्ट अ मिनट, अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, पढ़े हैं आपने इंस्टीट्यूट्स कौन से कहां पे हैं? मुझे ऐसा याद आ रहा है लास्ट टाइम जब हमने सीड पढ़ा था, मैंने आपको सीड में भी कुछ चीजें करवाई थी ऐसी, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ऑर्थोडॉक्स सीड्स क्या होते हैं, रिकैल्सिट्रेंट क्या होते हैं, करवाया था ना? बताओ भाई, करवाया है ना? चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक, दैट इज वेविलोव सेंटर्स के बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। बाकी आप कंफर्म कर दो फटाफट से। और सब्जेक्ट्स में भी आपने पढ़ा होगा, है ना? चलो ठीक है, इसको हम कर लेंगे टॉपिक को, कोई बात नहीं। इसको नीचे भी मैंने कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम कर लेंगे, ओके। अब हम शुरू करते हैं पहले, ठीक है। ये टॉपिक हुआ है तो ये हो जाएगा, ठीक है। कर लेना, इंस्टीट्यूट कौन सा कहाँ पे है, यही है इसमें जर्म प्लाज्म में। बाकी मैं आपको इसकी एक्स्ट्रा चीजें भी कवर करवा दूंगी फटाफट से। देखो, वेविलोव सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी की सबसे पहले बात करते हैं। तो वेविलोव कौन थे? रशियन जेनेटिसिस्ट थे, प्लांट ब्रीडर थे, और ऐसे पर्सन जिन्होंने बेसिकली जो सिग्निफिकेंस है डाइवर्सिटी का, वो प्लांट ब्रीडिंग में क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताया था। बहुत सारी कंट्रीज को उन्होंने विजिट किया था, बहुत सारी जर्म प्लाज्म को उन्होंने कलेक्ट किया था और उसको फिर यूज किया था ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले तो एन.आई. वेविलोव की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने सेंटर्स दिए थे आपके डाइवर्सिटी के, जिसको बोला गया वेविलोव सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इन्होंने प्रपोज किया था कि जहां पे कोई क्रॉप है वो ऑरिजिनेट हुई है उसके बारे में बताया था। तो कई बार क्या होता है ना, कोई क्रॉप होती है वो किसी एरिया में ऑरिजिनेट करती है और वहीं पे उसकी बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो अगर वो क्रॉप किसी एरिया में ऑरिजिनेट की है और वहां पे उसकी बहुत सारी डाइवर्सिटी है तो उसको प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी बोल देते हैं। और अगर कोई क्रॉप ऐसी है जो वहां पे ऑरिजिनेट नहीं की है फिर भी वहां पे अच्छी खासी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है तो उसको हम सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी बोल देते हैं। तो वेविलोव ने भी क्या किया था, बहुत सारी जगह पे वो गए थे और जगह जगह पे जाके उन्होंने ये डाइवर्सिटी देखी थी और स्पेसिमेंस लिए थे। तो यहाँ पे वेविलोव ने कुछ सेंटर्स बनाए जिसको उन्होंने क्या बोला, वेविलोव सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, वेविलोव सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कुछ मेन सेंटर थे और कुछ उनके पास में सब्सिडरी सेंटर्स थे। तो अगर आप मेन सेंटर्स की बात कर रहे हो, सामने आप देख सकते हो कौन कौन से मेन सेंटर्स उन्होंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। ओरिजिनली स्टार्टिंग में 1926 में उन्होंने 8 सेंटर्स दिए, ठीक है। स्टार्टिंग में 1926 में उन्होंने 8 सेंटर्स दिए, ठीक है, 8 मेन सेंटर्स दिए। और 8 मेन सेंटर्स क्या थे, जैसे कि आपका यहाँ पे सामने दिए गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्रॉप वाइज यहाँ पे लिखवा देती हूँ कि क्या क्या उन्होंने सेंटर्स दिए थे और किस किस के लिए दिए थे। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चाइना है, एक बार आप इसको चेक भी कर लेना, है ना, अपने एंड से एक बार चेक भी कर लेना। जैसे कि सोयाबीन है, ठीक है, सोयाबीन के लिए उन्होंने जो मेन सेंटर दिया वो चाइना दिया, पीच के लिए भी और सिट्रस साइनेंसिस के लिए भी, ठीक है, राइट। लिख लो, साथ साथ में लिख लो जो मैं लिखवा रही हूं, ठीक है। हिंदुस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें,
ठीक है, तो इंडिया के लिए उन्होंने जो सेंटर दिया था वो क्या दिया था, राइस ब्रिंजल। हाँ, एग्जाम में आता भी है ये वाला। ठीक है, तो जैसे कि राइस हो गया, ब्रिंजल हो गया, और मूंगबीन, और मूंगबीन। ठीक है, राइट। अगला, सेंट्रल एशिया ब्रेड व्हीट। सेंट्रल एशिया जैसे कि ब्रेड व्हीट। ठीक है, लिख लीजिए इन सेंटेंस को। सेंट्रल एशिया जैसे कि आपका ब्रेड व्हीट है, लेंटिल है, कैरेट है, रेडिश है, चिकपी है। ठीक है, चिकपी है। ठीक है जी, राइट। एशिया माइनर जैसे कि ड्यूरम व्हीट है, ग्रेप्स है। ठीक है, एशिया माइनर जैसे कि ड्यूरम व्हीट है, ग्रेप्स है। आमंड भी आएगा इसमें, इसमें ब्रॉड बीन आएगा, ब्रॉड बीन। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा जी ब्रॉड बीन। ठीक है, लिख लो फटाफट से, ब्रॉड बीन। ठीक है, कैबेज भी आएगा, लेटस भी आएगा, कैबेज एंड लेटस। ठीक है, चलिए, 1 2 3 4 5 हो गए, 3 और है। ठीक है, एबिसीनिया, बार्ले, लेंटिल एंड पी। ठीक है, राइट। एबिसीनिया, बार्ले, लेंटिल एंड पी। सेंट्रल अमेरिका, कॉर्न, अपलैंड कॉटन, कॉर्न, अपलैंड कॉटन। लिख लो इसको फटाफट से। ठीक है, कॉमन बीन भी आएगा यहाँ पे, एक रह गया इसी में, कॉमन बीन भी आएगा, लिख लोगे तो मुझे बता देना। ठीक है, और एक रह गया, अभी स्पेस बनाती हूँ यहाँ पे। साउथ अमेरिका, वेरी इंपॉर्टेंट, पोटैटो। ठीक है, कलर चेंज कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। ठीक है, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये पूछा भी जाता है पोटैटो वाला। ठीक है, टोमेटो हो गया, पपाया हो गया, टोबैको हो गया, टोमेटो हो गया, पपाया हो गया। ठीक है, टोबैको हो गया, राइट। लिख लीजिए इसको, लिख लोगे तो मुझे बताना। ठीक है, ये वाला टॉपिक तो एटलीस्ट आज कंप्लीट कर ही लेते हैं।
ठीक है, मेन तो याद रखने पड़ेंगे ना, मेन वेविलोव सेंटर तो याद रखने पड़ेंगे। ऐसे याद रख सकते हो, चाइनास हंगरी सेंट्रल एशियंस 8 ठीक है, 8 से एशिया माइनर आ जाएगा। ठीक है, 8 कॉर्न स्वीटली, 8 मिठाई एंड कॉर्न, मिठाई, हाँ मिठाई एंड कर दो इसको, एंड कॉर्न स्वीटली, इससे आपको याद हो जाएगा क्या। अब बताती हूं, चाइना, हंगरी मतलब कि हिंदुस्तान, सेंट्रल एशियंस, 8 मतलब कि एशिया माइनर, मिठाई मतलब कि मेडिटेरेनियन, एंड मतलब एब्सीनिया, कॉर्न मतलब सेंट्रल अमेरिका, स्वीटली मतलब कि साउथ अमेरिका। ठीक है, 8 सेंटर याद हो गए। ठीक है, इससे याद रख सकते हो, इस ट्रिक से सेंटर्स के नाम। ठीक है, इस ट्रिक से सेंटर्स के नाम याद रख सकते हो। ओके, ठीक है जी, लिख लो फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं। कर लोगे कंप्लीट तो बताना। ठीक है, ऐसे याद रखते हैं, इसका कुछ बना लेते हैं ताकि ये इजी याद रहे। राइस ब्रिंग्स मूंग, ठीक है, राइस मूंग को लाया, ऐसे याद रख लेना, राइस ब्रिंजर एंड मूंग बीन। ठीक है, राइट, ठीक है, क्या बोल रहे हो, बहुत अच्छे स्टडी किए हैं तो मुझे भी बता दो कोई ट्रिक। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, व्हीट लव्स क्रंची चिकपीस। ठीक है, सारे एक जगह आ गए, व्हीट लव्स क्रंची, कैरेट आ गया, रेडिश आ गया एंड चिकपी आ गया। ठीक है, राइट, ठीक है, व्हीट गोज विद आमंड एंड ग्रेप्स। ठीक है, राइट, ठीक है, ठीक है, राइट, इसको तो याद रख ही सकते हो, बीन कैबेज एंड लेटिस, ये तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, राइट, बीपीएल, ये तो याद हो जाएगा, बार्ले लेंटिल एंड पी, बीपीएल बार्ले लेंटिल एंड पी। लास्ट क्या है, कॉर्न ब्रिंग्स कॉटन, रख लो इसको। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कुछ तो याद रहेगा। ठीक है, इसको याद कर लेना। ओके, याद तो करना ही पड़ेगा, बट जितना पॉसिबल था उतना मैंने बता दिया। ठीक है, ओके, शुरू में वेविलोव ने 8 सेंटर्स दिए। अब बात करते हैं आगे, बाद में उन्होंने 1935 में और सेंटर्स भी दिए। ठीक है, अब बात करते हैं 1935 की, जहां पे उन्होंने और सेंटर्स भी दिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो हिंदुस्तान रीजन था उसको उन्होंने आगे जाके इंडो बर्मा में डिवाइड कर दिया। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं आगे कि उन्होंने बाकी कौन कौन से सेंटर्स दिए थे, तो आप इसको लिख सकते हो, जैसे कि अगर हम इंडो बर्मा रीजन की बात करें या इंडो मलायन रीजन की बात करें, यहां पे स्पेसिफिकली इंडो मलायन
रीजन की। मेनली ना आपसे मेन क्रॉप्स का ही पूछते हैं, जैसे पोटैटो का, स्वीट पोटैटो का, कैबेज का, लेटस का, मेन ही पूछेंगे बहुत ज्यादा, कॉटन का। ठीक है, इंडो मलायन रीजन की बात करें, सो सॉरी, बनाना, कोकोनट, याम। ठीक है, चलो कुछ ना कुछ ट्रिक लाऊंगी मैं आपके लिए, इसके लिए सोचूंगी, टाइम मिलेगा मुझे बीच में तो। ठीक है, चाइल्ड पोटैटो, चाइल्ड पोटैटो। ठीक है, एंड लास्ट ब्राजीलियन परेग, ठीक है, लास्ट में हमारे पास है पीनट, पाइनएप्पल, रबर। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना। ठीक है, पीनट, पाइनएप्पल, रबर। ठीक है, कोकोआ, कोकोआ। ठीक है, लिख लो फटाफट से, लिख लोगे तो बताना। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। लिख लिया ये? ओके देन, अब यहाँ पे सेंटेंस हमने देख लिए। ठीक है, सब्सिडरी सेंटेंस भी देख लिए बाद में जो उन्होंने दिए थे। अब बात करते हैं प्राइमरी सेंटेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कोई बात नहीं भाई, ठीक है, ट्रिक बना के ले आऊंगी ना बाद में, आप लोग भी थोड़ा सा ट्रिक्स बनाने की कोशिश करो। ठीक है, मैंने सोचा नहीं था कि इसका कोई ट्रिक लेके आऊंगी या कुछ भी ऐसा, यहाँ पे लगा कि चलो कुछ बनेगा तो बना देंगे, बट कोई बात नहीं, बाद में बना लेंगे, क्या हो गया। चलिए, तो अब बात करते हैं टॉपिक्स ऑफ सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी की। तो सबसे पहले हमारे पास में है प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। प्राइमरी सेंटर्स क्या होते हैं? ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पे हमें वास्ट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, प्लांट्स की, और इनके पास में लार्ज नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स पाए जाते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा पाई जाती है, और ऑरिजिन भी इनका वहां से होता है, मोस्टली वाइल्ड कैरेक्टर्स होते हैं, और नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे पाई जाती है। सेकेंडरी सेंटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो सेकेंडरी सेंटर्स में हमारे पास में लार्ज नंबर ऑफ रिसेसिव जीन्स पाए जाते हैं, और इसमें भी नेचुरल सिलेक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जेनेटिक बेस होता है, वो सेंटर जो होता है बेसिकली, वो यहाँ पे आपका नहीं होता है। जो सेकेंडरी सेंटर होते हैं वहां पे आपका जो सेम सेंटर होता है ना ओरिजिन का, वो नहीं होता। प्राइमरी सेंटर जो होता है वहां पे आपकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, और सेकेंडरी में क्या होता है कि डाइवर्सिटी आपकी पाई जाती है, लेकिन वो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज पैरेलल वेरिएशन, जिसको हम लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज भी बोलते हैं, और ये डेवलप किया था वेबिलोव ने। डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अच्छा ठीक है, मुझे भी देना वो ट्रिक, है ना, मैं भी देखूंगी। मैंने वही तो मैं आपको बोल रही हूं कि मुझे टाइम नहीं लगा ऑनेस्टली इसकी ट्रिक बनाने का, क्योंकि मुझे कंटेंट पे इतना ज्यादा मैं फोकस कर रही थी कि मुझे आपको मेन चीजें देनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देनी है, कि मुझे टाइम नहीं लग पाया इसका। ठीक है, तो अब क्या करूं मैं, नहीं टाइम लगा ट्रिक का। बाकी तो मैं सबको जितनी ट्रिक्स हैं, जितनी चीजें, वो तो आपको बता ही रही हूँ ना। चलिए, सो एक टॉपिक है, इसको कंप्लीट करने दो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बीच में मुझे टाइम लगेगा तो मैं कुछ ना कुछ जरूर बना दूंगी, लेकिन मुझे फिलहाल सुबह आपकी सबसे पहले क्लास लेनी होती है, तो आपकी क्लास के लिए मुझे प्रॉपर आपका जो कंटेंट है वो भी तो देखना पड़ता है ना, क्या देना है क्या नहीं देना है आपको कंटेंट में, किन चीजों को मेन फोकस करना है ना।
तो रात तक बैठ के ये काम होता है, तब जाके सुबह आपकी अच्छी से आपको क्लास मिलती है पूरी बिल्कुल कंसाइज वे में, और सब चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। हाँ चलिए, वो मैं नहीं बोल रही, वो एफर्ट्स तो डेफिनेटली हर सब्जेक्ट में एफर्ट्स जाते हैं, लेकिन मैं जैसे आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उस चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिला ट्रिक का भाई पीछे पड़ गया कि मैम ट्रिक ट्रिक, कोई बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन की। इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन भी बोल देते हैं। लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन या होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन की अगर हम बात करें, किसने दिया था, याद रखना वेविलोव ने दिया था। ठीक है, ये क्या कहता है कि अगर हमें एक पर्टिकुलर वेरिएशन देखने को मिलती है एक क्रॉप में, तो जो रिलेटेड स्पीशीज हैं वहां पे भी हमें सेम वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो लॉ ऑफ होमोलोगस वेरिएशन या फिर लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन आपका क्या है, आपका ये बोलता है बेसिकली कि अगर आपको पर्टिकुलर एक किसी कैरेक्टर में या एक स्पीशीज में एक वेरिएशन देखने को मिल रही है, तो सेम वेरिएशन आपको रिलेटेड स्पीशीज में भी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी गेट अ ड्वार्फ कलेक्शन इन वन स्पीशीज ऑफ क्रॉप, द सेम मे बी ऑब्जर्व्ड इन अनदर रिलेटेड स्पीशीज ऑल्सो। कि अगर हमें ड्वार्फ कलेक्शन मिलती है एक स्पीशीज ऑफ क्रॉप में, तो जो बाकी की रिलेटेड स्पीशीज हैं वहां पे भी हमें सेम देखने को मिलेगी। Vavilov used principle of homologous series of variation as a clue for discovering similar characters in related species. इन्होंने इसी चीज को फॉलो किया कि एक स्पीशीज में अगर ये कैरेक्टर है तो रिलेटेड स्पीशीज में भी सेम कैरेक्टर होंगे, और उन्होंने अल्टीमेटली बाकी के सिमिलर कैरेक्टर्स को इसी लॉ के बेसिस पे डिस्कवर किया था। ठीक है जी, डन। नाउ अब आते हैं आपके एक टॉपिक पे जो मैं आपको तब से कह रही थी, वो है आपका जर्म प्लाज्म का टॉपिक। ठीक है, आज मैंने एपोमिक्सिस भी सोचा था, बट चलो कोई बात नहीं हो पाया। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, देखो सब कुछ मैंने रेडी रखा था कि आपको फर्टिलाइजेशन भी करवाना है, पॉलिनेशन वाला टॉपिक भी करवाना है, सीड का टॉपिक भी था, सेल्फ पॉलिनेशन भी थी, क्रॉस पॉलिनेशन भी थी, लेकिन कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, है ना। सब सोच के रखा था, बट वही है ना कि टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते टाइम कब निकल जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, यहां तक सही है। ओके, अब हम बात करेंगे जर्म प्लाज्म कलेक्शन की। तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया है, एक हो सकता है आपका जी इन सीटू और एक आपका हो सकता है एक्स सीटू। ठीक है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, एक आपका इन सीटू कलेक्शन हो सकता है और एक आपका एक्स सीटू कलेक्शन हो सकता है। अगर आप कलेक्शन नेचुरल हैबिटेट में कर रहे हो, है ना, तो हम उसको क्या बोल देंगे, इन सीटू बोल देंगे। और अगर आप आउटसाइड हैबिटेट बोल रहे हो तो आप इसको क्या बोल दोगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन बोल दोगे। ठीक है, ठीक है, राइट। चलिए लिख लीजिए इस चीज को, राइट। ठीक है, अब एक्स सीटू कंजर्वेशन जो होती है वो आपकी फील्ड बैंक, एक मिनट, एक्स सीटू कंजर्वेशन जो है वो आपकी फील्ड बैंक में और सीड बैंक में हो सकती है। ठीक है, इसके लिए आपको फील्ड बैंक्स हो सकते हैं या फिर आपके पास में सीड बैंक्स यहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और सीड बैंक में आपको पता है कि सीड को स्टोर किया जाता है तो दो तरीके से, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स फॉर्म में और दूसरा हमारे पास में जी रिकैल्सिट्रेंट फॉर्म में। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स की फॉर्म में और रिकैल्सिट्रेंट की फॉर्म में यहाँ पे आपको सीड को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, ये सारा हमने सारा कवर किया हुआ है, ऑर्थोडॉक्स और ये वाला, इसलिए अभी मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ। ठीक है, और अगर सीड कलेक्शन की भी हम बात करते हैं तो आपको पता है सीड कलेक्शन को भी आपने पढ़ा था, जैसे कि एक्टिव कलेक्शन होती है हमारे पास में, बेस कलेक्शन होती है, ये सारा हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है ऑलरेडी। बताओ भाई किया है कवर या नहीं किया है। तो जैसे कि एक्टिव कलेक्शन है, बेस कलेक्शन है, वर्किंग कलेक्शन होती है ना, ये सारा हमने सीड में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये सारा हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, फील्ड जीन बैंक्स की बात करें तो हमारे पास में जैसे कि कुछ जीन बैंक्स जो होते हैं वो आपके शूट टिप होते हैं। ठीक है, कुछ आपके सेल जीन बैंक्स भी पाए जाते हैं, राइट। ठीक है, अब ये टॉपिक पूरा आज भी नहीं हो पाएगा, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, डीएनए बैंक्स पाए जाते हैं, कल करते हैं इसको, अब पूरा हो ही नहीं पाएगा अभी तो। ठीक है, जीन सेंचुरीज थी यहाँ पे, कंजर्वेशन थी, कलेक्शंस थी, ये नहीं हो पाएगा अभी पूरा।
चलो कोई बात नहीं, कल करते हैं इसको कंटिन्यू, यहां तक कर लेते हैं। हाँ जी, अब बताइए क्या बोल रहे हैं। क्या आप क्वेश्चन नहीं पूछते? जेनेटिक में भी नहीं पूछे। देखो बात ये है, क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लूंगी, क्वेश्चंस आपको टेस्ट में मिल जा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, डीपीपीस भी मिल रही है और वो भी मिल रहे हैं, टेस्ट भी मिल रहे हैं, क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लूंगी। लेकिन मेन चीज क्या है कि आपका जो जेनेटिक का सिलेबस था ना, वो सिलेबस आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा सिलेबस था, और उसको खत्म की बात नहीं है, बात होती है टाइम लिमिट की भी। अब आपका जो पेपर है, पेपर आपका बहुत जल्दी है, प्री का पेपर भी। तो अगर मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह अभी राइट नाउ जो मैं टाइम देख रही हूँ, मैं क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ। प्री का पेपर भी आपका आने वाला है, अगर मैं जेनेटिक्स को ही मान लो 20-25 तारीख तक चलाती रहूंगी, तो आप पढ़ाई कब करोगे प्री के लिए? मेरे को वो चीजें भी तो देखनी है ना। ऐसा ही नहीं है सिर्फ कि मैं आपका जो टाइम है उसको इसी में पूरा निकाल दूं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा कि आपकी क्लास जो है या जो डेडलाइन है आपके सिलेबस की, आपका तो पता है कि आपका सिलेबस वैसे 8 तारीख को खत्म होने वाला था, लेकिन आप सबको पता है, क्योंकि मैंने देख लिया था कि सिलेबस आपका इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, और मैं चाहती थी कि आपको एक एक चीज समझ में आए, इसलिए मैं ट्राई कर रही थी कि आपका ये जो सिलेबस है, इसीलिए मैंने आगे एक्सीड कर दिया था, है ना। 13 तारीख तक मैंने आपका जो बता दिया अब आपको कि जो पेपर है वो आपका 13 तारीख तक, पेपर बोल रही हूँ, जो आपका ये सिलेबस है ये आपका 13 तक रहेगा। सो वो निकालना, ठीक है, राइट। तो बेसिकली, अच्छा हाँ, पहले ऐसे सुन लो सारी बात, सारे डाउट्स क्लियर कर रही हूँ। पहली चीज, क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। जिस दिन मुझे लगेगा टॉपिक छोटा है उस दिन मैं क्वेश्चंस भी ले आऊंगी साथ में। लेकिन अभी राइट नाउ क्या है कि अगर मैं अभी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, आधा घंटा तो उसमें लग ही जाता है बहुत इजीली, है ना। तो टॉपिक कब करेंगे, और पेपर भी आपका भी 30 तारीख को है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती कि 20 तारीख तक आपका सिलेबस ही चलाती रही, इसलिए मैंने 13 तक कंसाइज किया सिलेबस की, कैसे न कैसे 13 तक कवर करना है, ठीक है। ये वाले जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स अदरवाइज मैं आपको डेफिनेशंस में भी देख सकती थी कि ये टॉपिक्स लो और पढ़ लो, लेकिन मुझे खुद से सारे कवर करवाने हैं। तो एक रीजन ये भी है, ऐसा नहीं मुझे आपको क्वेश्चंस नहीं देने हैं, मैं खुद आपको प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपके डीपीपी में क्वेश्चन ज्यादा डाल दे रही हूँ, या फिर मैं आपके वीकली में क्वेश्चन ज्यादा डाल दे रही हूँ, ठीक है। हाँ, बस 2 मिनट। और दूसरा जो आपके टेस्ट सीरीज का है, जो आप बोर्ड में परचेज करना पड़ेगा, एक चीज ये है कि आपका जो मॉक टेस्ट है ना, 8 तारीख को कल आपका मॉक टेस्ट लाइव होने वाला है, जो प्री के बैच का है, और वो आपका फ्री में लाइव होने वाला है, तो उसको आप कल ही अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद वो आपको दिखाई नहीं देगा। और अगर उसमें कोई टॉपर आएगा ना, तो उसको आगे जाके कुछ गिफ्ट मिलेगा हमारी तरफ से, है ना, कोई कोर्स फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो कल जाके जो आपका मॉक टेस्ट है प्री का, उसको जरूर अटेम्प्ट करना, और 16 तारीख को जो आपका मेंस का टेस्ट है उसको जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है। पीडब्ल्यू के उस पे जाना है, ऐप पे जाना है, आपको वहां पे दिख जाएगा, ठीक है जी। हाँ, बाकी मैं आपको बता दूंगी, अभी क्लास का थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो मैं आपको डेफिनेटली आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दूंगी। जो एडीओ से रिलेटेड भी है, टेलीग्राम सेशन लेंगे आज शाम को हम 9 बजे, उसमें आप आ जाना, उसमें हम सब कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी एक्चुअली नेक्स्ट क्लास है यहाँ पे, तो मुझे क्लास अभी लीव करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी मैं आपको सारा टॉपिक करवा दूंगी, इसको भी हम कल ही कवर करते हैं, बिकॉज टाइम नहीं है, तो आई डोंट वांट कि ये वाली जो चीज है ये आपकी अभी ऐसे जल्दी में खत्म हो, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्वेश्चंस का मैं ध्यान रखूंगी, मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, टेंशन मत लो, मैं पूरी कोशिश करूंगी अगले सेशन में आपके लिए क्वेश्चंस लाने की, ठीक है, कल या परसों के सेशन में। थैंक यू सो मच, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।